Hello friends, I am Ashish Azad and today I am going to start a new series of Spectrums, a brief history of modern India by Rajiv Ahir. So let's start with Unit 2, Advent of Europeans and Consolidation of British Power in India, Chapter 3, Advent of the Europeans in India. चलिए देखते हैं। देखिए हम यूनिट 2 चैप्टर 3 से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो यूनिट 1 है उसमें चैप्टर 1 और 2 में सोर्सेज एंड अप्रोचेस दिए हुए हैं। यूनिट 1 सोर्सेज एंड अप्रोचेस पर बेस्ड है। चैप्टर 1 में मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में बताया हुआ है कि मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री कहाँ से उठाई गई है, आर्काइव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वगैरह, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, न्यूज़पेपर्स। और चैप्टर 2 में अप्रोचेस दी हुई हैं, कॉलोनियल अप्रोच, मार्क्सिस्ट अप्रोच और कम्युनलिस्ट अप्रोच। आप देख लीजिए एक बार, बट स्टिल ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है अनलेस कि आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम इसको स्किप करेंगे और डायरेक्ट यूनिट 2 चैप्टर 3 से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की प्रीलिम्स और मेंस, यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे टॉपिक्स इस किताब में अच्छे से कवर किए हुए हैं। आपको दूसरे किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं इसके बाद मेरे हिसाब से, बाकी एनसीईआरटीज़ आपकी हैं ही। तो इसलिए आप इसको अच्छे से, लेक्चर को पूरा अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में हम इसको समझेंगे। देखिए मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम में थोड़ा सा डायरेक्ट दिया हुआ है, इस वजह से शायद आपको परेशानी हो सकती है इसको समझने के लिए, और हम इसको बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक तरीके से देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक की लेटेस्ट एडिशन अपने सामने खोल कर रखिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे मेरे साथ। ठीक है, चैप्टर 3, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया। इस चैप्टर में हमें मोटे मोटे तौर पर 3 चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहली, द क्वेस्ट फॉर एंड डिस्कवरी ऑफ अ सी रूट टू इंडिया, कि आखिर भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजने की ज़रूरत पड़ क्यों गई और किसने खोजा, क्यों खोजा। हर चीज़ की एक वजह होती है और इस चीज़ के पीछे जो वजह थी हमें वो वजह जाननी है। इसके बाद हम देखेंगे कि चलो आपने रास्ता खोज लिया, आप समुद्र के रास्ते से आ भी गए भारत, मगर आप आए थे ट्रेड करने, आप आए थे बिजनेस करने, मगर आप रूल कैसे करने लगे भारत पर, आप राज कैसे करने लगे, हमें फिर ये देखना है। उसके बाद हम देखेंगे पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, डेन्स। देखिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स एक लौते तो थे नहीं जिन्होंने भारत पे राज किया था। पोर्टुगीज़ भी थे, फ्रेंच भी थे, और हमें देखना है पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच, डेन्स, इंग्लिश, इन सब के बारे में, कैसे आए, क्यों आए, कब आए और कब गए, ये सब देखेंगे हम इस चैप्टर में। देखिए समय बीतते रहने के साथ साथ एक इतिहास बनता जाता है और इसी इतिहास को, इसी हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में बांट कर पढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। और ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिस्टिंग्विश करना इनके टाइम पीरियड के बीच में कि एग्जैक्टली कब एंशियंट ख़त्म हुई और कब मेडिवल ख़त्म हुई और कब मॉडर्न स्टार्ट हुई। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं और ये पढ़ने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, मेडिवल पीरियड पर जाना पड़ेगा, मुग़लों से भी पहले, मुग़ल पीरियड से भी पहले जाना पड़ेगा हमें। देखिए पूरे वर्ल्ड में अलग अलग समय में अलग अलग जगह पर काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ और एम्पायर्स ने राज किया है, और उसी एम्पायर्स में एक एम्पायर था रोमन एम्पायर, जो कि 7th सेंचुरी में डिक्लाइन होता चला गया। बारबेरियंस इन्वेजन्स की वजह से रोमन एम्पायर ने अपनी स्ट्रेंथ खो दी और वो 7th सेंचुरी में डिक्लाइन होता चला गया। आप देख सकते हैं मैप में रोमन एम्पायर, लेफ्ट हैंड साइड पे रेड डॉट्स के अंदर रोमन एम्पायर है और अपर राइट कॉर्नर पे भी रोमन एम्पायर है। बीच में मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी ऊपर है, कैस्पियन सी है, और दोस्तों यहाँ पर रेड सी आती है। रेड सी देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रही होगी, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एरो में रेड सी दिख रही है आपको मैप पे। और देखिए अरब के आने से पहले इसी रेड सी से ट्रेड रूट, ये ही रेड सी ट्रेड रूट था इनका, यूरोपियन कंट्रीज़ का इंडिया के साथ लिंक था। इसी रेड सी से आप देख सकते हैं ओटोमन एम्पायर वाली पिक में ये एरो दिखा रहा है कि ये ट्रेड रूट है। इजिप्ट के साउथ में जो रेड सी है, इसी रेड सी से पहले आराम से ट्रेड हो जाया करता था, मगर अब अरब्स आ गए हैं तो उन्होंने एकदम ब्लॉकेज बना दी है। और हम देखेंगे कि जब रोमन एम्पायर पूरी तरीके से डिक्लाइन हुआ तो जो पहले इजिप्ट और पर्शिया दोस्तों आज का ईरान पहले पर्शिया था, जो
तो इजिप्ट और पर्शिया जो पहले रोमन एम्पायर का पार्ट था, अब वहाँ पर रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद अरब्स डोमिनेट करने लगेंगे इन दोनों इलाकों में। और ये दोनों इलाके इजिप्ट और पर्शिया हैं रेड सी की लोकेशन के पास। मतलब यहाँ पर जो भी इन दोनों इलाकों पर राज करेगा वही रेड सी पर भी राज करेगा, क्योंकि वहीं से इन्हीं दोनों इलाकों से होके कोई जा सकता है रेड सी में। अब क्या होता है, अब जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था यूरोपियंस कंट्रीज़ और इंडिया के बीच में, अब उसके बीच मिडल मैन बन के आ जाते हैं अरब्स। अरब्स थे मुस्लिम्स, यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्टली थी क्रिश्चियंस की मेजॉरिटी में, और क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम कह सकते हैं या मुस्लिम्स कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा था उस टाइम पर। और एक दूसरे से ये लोग काफ़ी खुंदस खाते थे कह सकते हैं। इसीलिए अब जो मिडल मैन जो अरब्स बीच में आ गए हैं, अब वो यूरोपियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगी एज अ मिडल मैन टू ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन कंट्रीज़। अब 1453 में क्या होता है, जो कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, अब उसको ओटोमन एम्पायर कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद ये रेड सी वाला जो ट्रेड रूट था, इस पर मोनोपोली हो जाती है मुस्लिम रूलर्स की। अब लैंड रूट और रेड सी वाला जो रूट था, अब इन दोनों पर ही अरब्स की मोनोपोली हो जाती है। और अब बिना इनकी परमिशन के यूरोपियन कंट्रीज़ बिल्कुल ट्रेड नहीं कर सकती थीं। अब भैया, अब अगर इन्हें यूरोपियन कंट्रीज़ को ट्रेड करना है यहाँ साउथ ईस्ट में, एशिया के साउथ ईस्ट में, तो इन्हें चाहिए अरब्स की परमिशन। और परमिशन मिलती ज़रूर, बिल्कुल मिलेगी परमिशन, लेकिन उन्हें चाहिए पैसा। वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाने लगे यूरोपियन कंट्रीज़ के थ्रू। और बस इन्हीं सब सर्कमस्टांसिस की वजह से यूरोपियंस हो गए परेशान कि भैया अब तो हमें अलग रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू, ये तो वहाँ से अगर हम 10 रुपए की कोई चीज़ ख़रीदें तो ये तो हमसे 1000 रुपये वैसे ही वसूल कर रहे हैं। अब तो हमें अलग रास्ता खोजना पड़ेगा। और तभी शुरुआत होती है इंडिया के लिए सी रूट खोजने की शुरुआत होती है। अब देखिए, 15th सेंचुरी यूरोप में रिनेसांस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों में उत्सुकता, जिज्ञासा थी हर फील्ड में बढ़त बनाने के लिए। फिर चाहे आर्ट का फील्ड हो, चाहे साइंस का फील्ड हो, चाहे आर्किटेक्चर हो। और उस टाइम पर शिप बिल्डिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर रहा था यूरोप पूरा का पूरा। और उस टाइम पर कंपास भी उन्होंने डेवलप किया था, जिससे नेविगेशन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया था समुद्र में। तो इस वजह से पूरे यूरोप में एक जोश था कि अब उन्हें समुद्री यात्रा पे जाना चाहिए, नई नई खोज करनी चाहिए। और रेनेसांस को आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, शुरुआत इसकी इटली फ्लोरेंस सिटी से हुई थी। वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। और रेनेसांस के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूरोप के काफ़ी सारे रीजन्स का रैपिडली बढ़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और कल्टीवेशन के लिए लैंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और काफ़ी सारे साइंटिफिक क्रॉप मैनेजमेंट अपना रहे थे वो लोग, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, और इम्प्रूव्ड प्लग भी आ चुका था उनके पास। और मीट की सप्लाई बढ़ रही थी। मगर दोस्तों देखिए, ये सब अब उनको, चलिए क्रॉप्स उग गई, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उग गई, लेकिन इन सब को पकाने के लिए चाहिए स्पाइसेस, चाहिए मसाले, जो कि है साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में और बहुत ही सस्ती दामों में मिलेगा वहाँ पर। इसलिए अब वो आना चाहते थे इंडिया की तरफ। और आपको तो पता ही है, इंडिया की मालाबार कोस्ट को बोला जाता है द हर्ट ऑफ स्पाइसेस। बस तो वहीं आना चाहते थे ये लोग, ताकि अब बस, और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, अमीरी बढ़ रही थी लोगों की, तो उनको ओरिएंटल गुड्स चाहिए थे, ओरिएंटल लग्जरी आइटम्स चाहिए थे। ओरिएंटल मतलब ईस्ट के लग्जरी आइटम्स चाहिए थे। बस इस सब की वजह से उनको आना था अब साउथ ईस्ट एशिया। और वेनिस और जुनोवा जो बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे थे ओरिएंटल गुड्स में। देखिए, ओरिएंटल गुड्स यानी कि ईस्ट से जो गुड्स आते हैं, वो ओरिएंटल का मतलब ईस्ट। तो जो वेनिस एंड जुनोवा काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहे थे ओरिएंटल गुड्स में। अब उन अरब्स के आने के बाद उनका भी काम एकदम ठप हो गया। अब वो भी चाहते हैं कि वो एक्सप्लोरेशन करें, मगर वो ऑब्वियसली वो काफ़ी छोटे छोटे से इलाके थे, वो कहाँ ही अकेले एक्सप्लोरेशन करते। तो अब वो अपना मैन पावर देने के लिए तैयार थे, टेक्निकल नॉलेज देने के लिए तैयार थे कि भाई बस अब एक्सप्लोर करिए। और फिर आप देखेंगे कि जितने भी नॉर्थ यूरोप है,
और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ एक यूनिटी बना लेंगी कि हाँ भाई अब हमें मिलकर इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि पोर्टुगल और स्पेन ओशियन के शोर पर थे तो हाँ, सारी यूरोपियन कंट्रीज़ इनको एड देने के लिए तैयार थे। इनसे कहा जा रहा था कि भाई आप करिए कुछ और हमसे मैन पावर, पैसा और कुछ भी ले लीजिए, मगर आप नया रास्ता हमें खोजिए। बहुत ज़रूरी है अब नया रास्ता खोजने के लिए। और देखिए, पोर्चुगाल ने क्रिस्टेंडोम यानी कि वो कंट्रीज जिसमें क्रिश्चियन मेजॉरिटी है। तो पोर्चुगाल ने क्या किया, क्रिस्टेंडोम्स रेसिस्टेंस टू इस्लाम, मैंने आपको जैसा पहले भी बताया कि क्रिश्चियन वर्सेस इस्लाम चलता उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था। तो इसकी लीडरशिप भी ले ली पोर्चुगाल ने। तो अब पोर्चुगाल को तो एक्सप्लोरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उसने एक लीडरशिप ले ली है कि हाँ हम इस्लामी देश को दिखाएंगे कि हम सबसे आगे हैं। तो अब तो इसको एक्सप्लोरेशन करनी ही पड़ेगी, और इसके बाद आप यही देखेंगे कि पोर्चुगाल ही सबसे पहले आएगा भारत में। और कैसे आएगा, चलिए देखते हैं। देखिए, जो प्रिंस हेनरी था पोर्चुगल का, उसका ऑब्सेशन बन गया था कि इंडिया के लिए उसको रास्ता खोजना है। मतलब उसकी तमन्ना, एक ख्वाहिश बना ली थी उसने कि उसको इंडिया के लिए सी रूट खोजना है। और उसको प्रिंस हेनरी को नेविगेटर का निकनेम भी दिया गया था इसी वजह से, क्योंकि उसका ऑब्सेशन था कि उसको इंडिया के लिए एक सी रूट खोजना है। और वो चाहता था, प्रिंस हेनरी चाहता था कि मुस्लिम डोमिनेशन को हम कम करें और अपनी क्रिश्चियन डोमिनेशन को बढ़ाएं हर तरफ। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में भी, वहाँ पे भी क्रिश्चियन मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे थे, और जितने भी रूट्स इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर भी मुस्लिम्स डोमिनेट कर रहे थे। तो बस वो यही चाहता था कि हर जगह मुस्लिम डोमिनेट ना करके क्रिश्चियन डोमिनेट करें, हर जगह हम क्रिश्चियनिटी फैलाएं। आप आगे देखेंगे कि यही इनका रिलीजियस इंटॉलरेंट बिहेवियर जो था कि इनको बस हर जगह क्रिश्चियनिटी फैलानी थी, इसी की वजह से ये लोग डूब गए इंडिया में भी और हर जगह भी। इन लोगों ने अगर ये अपना रिलीजियसली थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते तो ये लोग और आगे तक जा सकते थे। ये लोग शायद, बाकी हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, मगर इनका ये जो इनटॉलरेंट रिलीजियस बिहेवियर था रिलीजन को लेकर, ये बहुत गलत था। अब 1454 में क्या होता है कि जो पोप निकोलस फाइव थे वो प्रिंस हेनरी को एक बुल दे देते हैं। बुल यानी कि एक डॉक्यूमेंट, एक लेटर दे देते हैं, एक परमिशन दे देते हैं। मैं आपको बताता हूँ पोप कौन होते हैं दोस्तों। पोप निकोलस फाइव थे उस टाइम पर, और आज के टाइम पर पोप हैं मेरे हिसाब से फ्रांसिस, जिनसे नरेंद्र मोदी दोस्तों 2021 में मिले थे। वेटिकन सिटी में रहते हैं ये पोप। और पोप क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये ईसाई धर्म, जो क्रिश्चियन धर्म है, उसके प्रचारक होते हैं। और इनका दोस्तों जैसे कि मक्का मदीना है मुस्लिम्स के लिए, हर सारे मुस्लिम्स मक्का मदीना को बहुत मानते हैं, वहाँ जाते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म में लोग पोप को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अगर पोप ने कुछ भी ऑर्डर दे दिया तो पूरी दुनिया में जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं सब उस ऑर्डर को मानेंगे। तो ये होते हैं पोप। तो पोप निकोलस फाइव ने प्रिंस हेनरी को बुल दे दिया, डॉक्यूमेंट लेटर दे दिया 1454 में, और उनको एक राइट दे दिया नेविगेट करने का कि भैया आप जाओ ओरिएंट के शोर्स पर जाओ और वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म को फैलाओ और मुस्लिम डोमिनेशन को कम करो और अपना ईसाई धर्म को इन्फ्लुएंस करो, हर जगह फैलाओ जाकर। मगर दोस्तों प्रिंस हेनरी की डेथ हो जाती है, उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाता। फिर 1494 में एक ट्रिटी साइन होती है, जिस ट्रिटी का नाम है द ट्रिटी ऑफ टोडेसिलास। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टोडेसिलास। उसके तहत, इस ट्रिटी के तहत 1497 में जो पोर्चुगल और स्पेन है वो नॉन क्रिश्चियन वर्ल्ड को एक इमेजिनरी लाइन के थ्रू बांट लेते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में एक इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन कहाँ खींची, अटलांटिक ओशियन में केप वर्दे आइलैंड्स के 1300 माइल्स वेस्ट में खींची गई ये इमेजिनरी लाइंस। आप देख सकते हैं मैप में कहाँ पर खींची गई ये लाइन। और बोला गया कि इस लाइन के, इस इमेजिनरी लाइन के जो खींची गई है, इसके वेस्ट में सारा एरिया स्पेन ऑक्यूपाई और क्लेम कर सकता है, और इसके इस लाइन के ईस्ट में सारा एरिया पोर्चुगल क्लेम और ऑक्यूपाई कर सकता है। अब क्या हुआ दोस्तों, इमेजिनरी लाइन के ईस्ट में तो इंडिया भी था, और इमेजिनरी लाइन के ईस्ट वाला एरिया आया किसके पास, पोर्चुगाल के पास।
तो अब कौन आएगा? पोर्चुगाल आएंगे बिल्कुल। तो क्या होता है 1487 में पोर्टुगीज नेविगेटर बार्थोलोम्यू दियाज 3 शिप्स के साथ लिस्बन पोर्चुगल से इंडिया के लिए निकलता है। मगर क्या होता है कि जब वो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में सदर्न मोस्ट टिप है वहाँ पहुँचता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स, आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके सेलर्स मना कर देते हैं आगे जाने से कि भैया अपनी जान बचाएंगे, हम आगे नहीं जाएंगे। वहाँ की देखिए जोग्राफिकली लोकेशन सदर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका, वहाँ पे 3 तरफ ओशियन है तो वहाँ पर स्टॉर्म्स वगैरह नॉर्मल हैं। अब हम ज्योग्राफी में नहीं घुसेंगे। तो इसलिए सेलर्स ने मना कर दिया तो बार्थोलोम्यू दियाज को वापस जाना ही पड़ा। तो ये अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रही बार्थोलोम्यू दियाज की। बार्थोलोम्यू दियाज ने दोस्तों केप ऑफ गुड होप जो है इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स बोलता था बार्थोलोम्यू दियाज इसको, और आप अब जानते ही हैं कि क्यों। मगर बाद में पोर्टुगीज़ के किंग ने इसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया क्योंकि इस रूट से एक होप मिली कि वो ईस्ट की तरफ, इंडिया की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों अगर थोड़ा सा आगे देखेंगे तो 1500 में बार्थोलोम्यू दियाज एक बार फिर से निकलता है फ्लीट ऑफ 13 शिप्स के साथ पोर्चुगल से ईस्ट के रास्ते पर। मगर इस बार दोस्तों अनएक्सपेक्टेडली उसकी मौत हो जाती है, और वहीं पर उसकी मौत होती है जहाँ पर उसने केप ऑफ स्टॉर्म्स नाम दिया था। केप ऑफ गुड होप पर उसकी डेथ हो जाती है और सेम रीज़न स्टॉर्म्स की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उन 13 शिप्स में से दोस्तों 4 शिप्स सिंक हो जाती हैं समुंदर में, और उन चारों शिप में से एक शिप उसकी भी थी और इसीलिए उसकी डेथ हो जाती है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लोरर था मगर उसका लास्ट सपना ही रह गया, वो कभी इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाया दोस्तों। बार्थोलोम्यू दियाज की फेल्ड अटेम्प्ट के करीब 10 साल बाद फिर से 3 शिप्स पुर्तगाल से निकली और इस बार लगभग 11 महीने के समय में वो इंडिया पहुंच गईं। और कौन पहुंचा उन शिप्स में दोस्तों? हम सभी को पता है, द ग्रेट वास्को द गामा मई 1498 में उसने भारत की ज़मीन पर कदम रखा, कैलीकट में जो प्रेजेंट डे केरला में है। और बोलते हैं दोस्तों उसको रास्ता दिखाया था अब्दुल माजिद ने, जो कि एक गुजराती पायलट था, और जो कि उसको मलिंदी पोर्ट अफ्रीका ईस्टर्न कोस्ट में जो प्रेजेंट डे क्यूबा में है मलिंदी पोर्ट, वहाँ पर अब्दुल माजिद से उसकी मुलाकात हुई और वहाँ से अब्दुल माजिद ने लीड किया और वास्को द गामा को इंडिया का रास्ता दिखाया। और जब वास्को द गामा कैलीकट पहुंचा तो कैलीकट के राजा जैमोरिन, जिसको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, उसने एक ग्रैंड वेलकम भी किया वास्को द गामा का। और जो मालाबार कोस्ट पे जो अरब ट्रेडर्स थे जिनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, वो देखकर घबरा गए कि भैया ये कहाँ से आ गए, यहाँ तो हम थे अब तक, ये कहाँ से आ गए, इन्होंने कौन सा रास्ता ढूंढ लिया यहाँ पे आने का। देखिए इंडियन ओशियन वाले आसपास के इलाके में काफ़ी सालों से अच्छे खासे ट्रेड चलता आ रहा था कंट्रीज़ के बीच में। इंडिया, अरेबियंस, अफ्रीकन्स और जैवनीज़ दोस्तों एक इंडोनेशियन जावा आइलैंड है, उसके लोगों को जैवनीज़ बोला जाता है। तो काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा ट्रेड चलता आ रहा था, मगर किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि भाई सारा का सारा ट्रेड पूरा इंडियन ओशियन हमें अपने हाथ में करना है, जहाँ से भी प्रॉफिट आए बस हमारा हो। ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं, सब खुशहाल अपना ट्रेड करते हुए आ रहे थे। मगर पोर्टुगीज़ के आने के बाद ये पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। पोर्टुगीज़ को तो बस ट्रेड करना था और सारा का सारा प्रॉफिट खुद कमाना था, और बाकी सबको मार देनी थी लात कि भाई हमें कमाना है, हमें दो सब कुछ, हम करेंगे ट्रेड। और किसी को उन्होंने फ्रेंडली रिलेशंस बनाए ही नहीं। पूरे के पूरे ईस्टर्न ट्रेड पर उन्होंने अपना कब्जा जमाना चाहा, बस अपनी मोनोपोली जमाना चाहिए कि सब कुछ बस हमारा हो और किसी का ना हो। वास्को द गामा 3 महीने इंडिया में रुककर वापस पोर्टुगीज़ गया, और जब वापस गया तो काफ़ी अच्छा खासा कार्गो और सामान, गुड्स वगैरह लेकर गया, मिर्च वगैरह लेकर गया, यहाँ से पेपर लेकर गया। और जब उसने वो पोर्टुगीज़ में बेचा तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट्स मिले उसको वहाँ पर,
और उसको एक चीज़ तो समझ आई कि जो पेपर मिडल मैन मुस्लिम से ख़रीद रहे हैं वो 10 टाइम्स महंगी ख़रीद रहे हैं। जो इंडिया में 10 रुपए की चीज़ है वो मिडल मैन जो मुस्लिम जो अरब्स हैं वो उनको 100 रुपए की दे रहे थे। उसको समझ आ गया कि भाई डायरेक्ट ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और जब वो वापस गया पोर्टुगीज़ में उसके जो कलीग्स थे उन्होंने देखा, पोर्टुगीज़ ने देखा कि यहाँ पे तो भाई ये बहुत सारा लेकर आए हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा सस्ते में लेकर आए हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि भाई अब तो हमें भी जाना है ईस्ट में, हमें भी वहाँ पे जाके ट्रेड करना है, बिज़नेस करना है। अब सितंबर 1500 में आता है पोर्टुगीज से पेड्रो एल्वरेज कैब्रल लगभग फ्लीट ऑफ 13 शिप्स के साथ, जिसमें करीब करीब 1200 आदमी होते हैं, उनके साथ आता है। और दोस्तों पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ये वही है जिसने एक्सीडेंशियली ब्राज़ील की खोज कर दी थी। जैसे वास्को ड गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया है, वैसे ही पेड्रो एल्वरेज कैब्रल ने एक्सीडेंशियली दोस्तों इसी दौरान इंडिया में आने के दौरान उसने ब्राज़ील की खोज कर दी थी। वो विंड्स और ओशियन करंट से बचने के लिए अपना थोड़ा सा रूट चेंज कर रहा था, राइट में गया और राइट में इतना चला गया कि उसने साउथ अमेरिका में उसने देखा कि साउथ अमेरिका आ गया है, और ऐसे ही ब्राज़ील की खोज की। फिर वहाँ से वो इंडिया आया और अपने आदमियों के साथ आया और उसने नेगोशिएट करके वहाँ के राजा से एक फैक्ट्री डाल ली अपनी कैलीकट में। और जब फैक्ट्री डाली तो फैक्ट्री डालने के लगभग 2 महीने बाद ही वहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने अरब्स के साथ मिलके उसकी फैक्ट्री में अटैक कर दिया। अब अरब्स तो आपको पता ही है, वो पहले ही उनसे फुके हुए बैठे थे कि ये कैसे आ गए यहाँ पे, हमारा ट्रेड अच्छा खासा चल रहा था, ये क्यों आए यहाँ पर। तो इसीलिए उनको तो लड़ना था उनसे, उनको भगाना था वहाँ से। मगर दोस्तों पेड्रो एल्वरेज कैब्रल आया था अपनी पूरी एक पर्सनल आर्मी के साथ आया था। बताया मैंने आपको 1200 के करीब आदमी थे। अब पेड्रो एल्वरेज कैब्रल की फैक्ट्री में उन्होंने अटैक किया है तो वो चुप तो बैठेगा नहीं, उसने भी अटैक किया और अरब्स के काफ़ी सारे शिप्स को तबाह कर दिया, काफ़ी सारे लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया उसने। तो कुछ इस तरह वहाँ पर कैलीकट में एक बॉम्बेड हो गया पूरा कैलीकट, बुरी तरीके से बुरा हाल हो गया कैलीकट का वहाँ पर। और कैब्रल ने एक थोड़ा सा बेस बना दिया पोर्टुगीज़ का कैलीकट में, इंडिया में थोड़ा सा बेस बनाया उसने और एडवांटेजियस ट्रीटीज साइन करी वहाँ के लोकल रूलर से। कोचिन और कैनेनोर के लोकल रूलर्स के साथ उसने ट्रीटीज साइन करी, जिससे पोर्टुगीज़ का काफ़ी फ़ायदा हुआ बाद में जाके। और फिर 1501 में वास्को द गामा फिर से आया। अब देखिए अब तो सी रूट की डिस्कवरी हो चुकी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। तो वास्को ड गामा फिर से 1501 में आया और उसने इस बार फिर अरब मर्चेंट्स को पूरा गिराने की कोशिश करी। ज़ैमोरिन से भी बात की कि भैया जो भी आपको वो लोग देते हैं वो मैं दे दूंगा, आप उनको बेनिफिट ना देकर मुझे बेनिफिट दो। मगर हर तरीके का उसका वो फेल हो गया, ज़ैमोरिन ने मना कर दिया। बट उसके बाद फिर वास्को ड गामा ने फैक्ट्रीज सेटअप करी, थोड़ी मेहनत करी और कैनेनोर में फैक्ट्री सेटअप करी, बाद में कोचिन कैलीकट में भी करी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स बने बाद में पोर्टुगीज़ के। और धीरे धीरे प्रोटेक्शन के नाम पर, लोकल किंग से प्रोटेक्शन के नाम पर परमिशन लेके उन्होंने फोर्टिफिकेशन भी शुरू कर दिया अपनी फैक्ट्रीज़ का। देखिए फोर्टिफिकेशन यानी कि एक किला बना दिया, जैसे कि लाल किला आप समझिए, लाल किला अंदर किला है और चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें हैं, कोई बिना परमिशन अंदर नहीं जा सकता था ना बाहर आ सकता था, बस एक ही गेट होगा, उसी से अंदर और उसी से बाहर, विदाउट परमिशन कोई जा नहीं सकता। देखिए फैक्ट्रीज़ आप बना रहे हो, फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत क्या थी, ये लोकल रूलर्स समझ नहीं पाए शायद, उनको इस चीज़ की परमिशन बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी, मगर अब दे दी और उन्होंने फोर्टिफाई भी करना चालू कर दिया। तो यहाँ से शुरू होता है उनका एक एम्पायर खड़ा करने की जो जर्नी है उनकी, वो यहाँ से शुरू होती है फोर्टिफिकेशन से। आगे आप देखेंगे हर बिल्डिंग उन्होंने अपनी फोर्टिफाई करी। देखिए उस टाइम पे छोटे छोटे तो मकान होते थे बहुत ज़्यादा, अब कोई फोर्टिफिकेशन करेगा, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, पूरा किला बनाएगा, तो ऑब्वियसली वो अलग ही दिखेगा। देखिए अब जर्नी शुरू होती है पोर्टुगीज़ की अपने गवर्नर्स इंडिया में भेजने की, और सबसे पहले गवर्नर सामने आते हैं। द फर्स्ट गवर्नर एंड वाइसरॉय ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया वॉज फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। देखिए दोस्तों, फर्स्ट गवर्नर का जो नाम जो नॉमिनेट किया था किंग ने पोर्टुगीज़ के, वो थे त्रिस्ताव दा कुन्हा।
त्रिस्ताउ द कुन्हा थे, मगर फॉर सम रीजन्स ही वॉज अनेबल टू अज्यूम द ऑफिस। मगर आप आगे देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम की किताब में जो थर्ड गवर्नर दिए हुए हैं नीनो दा कुन्हा, वो इन्हीं के बेटे थे जो गवर्नर बने थे। देखिए बहुत सारे गवर्नर्स थे, मगर स्पेक्ट्रम की किताब में 3 गवर्नर्स दिए हुए हैं और हम उन्हीं को पढ़ेंगे। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो पेड्रो एल्वरेज कैब्रल थे, इन्होंने जिसने फर्स्ट फैक्ट्री पोर्टुगीज़ की खड़ी करी थी कैलिकट में, वो गवर्नर नहीं थे, ये याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फर्स्ट गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, और फर्स्ट नॉमिनेटेड गवर्नर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप बोलेंगे त्रिस्ताउ दा कुन्हा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये गवर्नर अपॉइंट हुए 1505 में। 3 साल के लिए इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया था और इनको अच्छी खासी फोर्स दी गई थी ताकि ये जो पोर्टुगीज़ की जो फैक्ट्रीज़ बनाई गई हैं इनको प्रोटेक्ट कर सकें, इसलिए अच्छी खासी इनको फोर्स भी दी गई थी। तो ये सब लोग आए थे इंडिया में, एज अ गवर्नर आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, और इनसे बोला गया था कि आप एडन, ओरमज़ और मलक्का के पोर्ट्स को सीज़ करिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि एडन, ओरमज़ और मलक्का के पोर्ट को अगर इन्होंने सीज़ कर लिया तो पूरे अरेबियन सी, पूरे इंडियन ओशियन में इनका दबदबा हो जाएगा, क्योंकि वो मेजर रूट्स पे पड़ते थे ये तीनों पोर्ट्स। आप देख सकते हैं इमेज में, ये सर्कल्स में हाईलाइट हैं, एडन, ओरमज़ और मलक्का। इनको सीज़ करने के लिए बोला गया, और इनको ये भी बोला गया कि अंजादीवा, कोचिन, कैननौर और किलवा में भी आप फोर्ट्रेसेस बनाइए। देखिए फोर्ट्रेसेस आप देखेंगे हर चीज़ के लिए इन्होंने फोर्ट्रेसेस बनाए। आगे सेंट जॉर्ज आप देखेंगे, विलियम फोर्ट देखेंगे, बहुत मेजर साइट्स थी इनकी। हर जगह इन्होंने फोर्ट्रेसेस बनाने के लिए इनको बोला गया। मगर देखिए ये जो मेमोरेंडम लेके गया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, ये पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया में जब ये आया तो इसको काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक तो ज़ेमुरिन जो लोकल किंग था कैलिकट का, वो खिलाफ में था इसके, उनने कहीं पे भी फोर्ट्रेसेस बनाने की उसको इजाज़त नहीं दी। और दूसरा, वेनिस के जो मर्चेंट्स थे, देखिए दोस्तों, वेनिस के जो मर्चेंट्स थे अब वो डर गए थे कि पोर्टुगीज़ कहीं हमारा इतना प्रीशियस बिजनेस, प्रीशियस कॉमर्स हमारा ना छीन ले हमसे। इसलिए उन मर्चेंट्स ने ये इजिप्ट का सुल्तान था, मेमलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट, उसको भड़काया और उसने एक फ्लीट रेज की, बहुत सारी शिप्स भेजी इजिप्ट से ये लड़ने के लिए फ्रांसिस्को दी अल्मीडा से। और देखिए फिर क्या हुआ, 1507 में एक लड़ाई हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ दीव हुआ, दीव में बैटल हुआ 1507 में, जिसमें क्या हुआ कि गुजरात नेवी, देखिए पोर्टुगीज़ के आने से पहले गुजरात था मेन लीडर इंडियन ओशियन में ट्रेड का, वेस्ट ईस्ट ट्रेड को जो कनेक्ट मेनली करता था वो गुजरात। तो ऑब्वियसली गुजरात भी थोड़ा सा डरा हुआ था कि भाई पोर्टुगीज़ के आने से हमें खतरा है, ये है वो है। तो गुजरात भी उसी में मेमलुक सुल्तान ऑफ इजिप्ट के साथ शामिल हो गया। अब देखिए कि कितनी आर्मीज़ हो गई, एक तो मेमलुक सुल्तान की आर्मी हो गई और एक गुजरात की नेवीज़ हो गई, और ऊपर से उनको सपोर्ट था इजिप्ट को ऑब्वियसली ओटोमन तुर्क्स का सपोर्ट था। और फिर ऊपर से अभी मैंने आपको बताया कि वेनिस भी डरा हुआ था कि ये हमारे हाथ से ट्रेन है, तो वेनिस का भी सपोर्ट था। तो देखिए इतनी सारी आर्मीज एक साथ हो गई। उसके बाद इन्होंने अटैक किया फ्रांसिस्को दी अल्मीडा पर। इन दोनों की भयंकर लड़ाई हुई। देखिए लड़ाई में कोई जीता हारा तो नहीं, मगर एक प्रॉब्लम हो गई कि फ्रांसिस्को दी अल्मीडा का जो बेटा था वो मारा गया इस बैटल ऑफ दीव में, और भयंकर तरीके से हुई ये लड़ाई। मगर अगले साल अल्मीडा ने एक रेवेंज लिया और लड़ाई करी, और इन दोनों नेवीज़ को जो इजिप्ट के सुल्तान ने भेजी थी और गुजरात की नेवीज़ को, दोनों को बिल्कुल पूरी तरीके से खदेड़ दिया। ऐसी लड़ाई हुई और उसने अपना बदला ले लिया। और देखिए दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी भी अल्मीडा ने ही लेके आई थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है? ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा का एक विजन था, एक एम्बिशन था कि पोर्टुगीज़ को इंडियन ओशियन का मास्टर बना। देखिए इंडियन ओशियन आज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जगह है जहाँ पे हर कोई अपना दबदबा बनाना चाहता है, मगर ऑब्वियसली दबदबा है वहाँ पे भारत का और भारत का ही रहेगा। और उस टाइम पर भी हर कोई यही चाहता था कि इंडियन ओशियन पर अपना दबदबा बनाना चाहते, क्योंकि देखिए दोस्तों, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में यहाँ पर अच्छा एक सेंटर पॉइंट है जहाँ से हर किसी का ट्रेड हो सकता है, हर किसी की शिप्स आसानी से गुजर सकती हैं। तो उस टाइम पर भी यही था। तो अल्मीडा का विजन था, एम्बिशन था कि वो इंडियन ओशियन का मास्टर बनाएगा पोर्टुगीज़ को, और इसी चीज़ को, इसी पॉलिसी को उसने नाम दिया था ब्लू वाटर पॉलिसी।
अब कौन आता है दोस्तों, देखिए अब आते हैं अल्फोंसो दी एल्बुकर्की। अल्फोंसो दी एल्बुकर्की ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने मेन पावर जो सेंटर पावर है पोर्टुगीज़ की, वो मेन जमाई इंडिया में। अच्छा खासा पकड़ इन्होंने बनवाई पोर्टुगीज़ की इंडिया में, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट गवर्नर हो जाते हैं। और उन्होंने एक इंडियन ओशियन पर अच्छा खासा कंट्रोल पा लिया, एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल पा लिया इंडियन ओशियन में। कैसे पा लिया, अभी देखिए फ्रांसिस्को दी अल्मीडा तो ओरमज़ और मलक्का और एडन के पोर्ट को कब्जा नहीं पाए, मगर इन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या किया, ओरमज़, मलक्का और मालाबार कोस्ट पे हमारी अच्छी खासी पकड़ बना ली, अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली वहाँ पर। तो इनका अच्छा खासा कंट्रोल हो गया। अब वहाँ से जो भी शिप्स गुजरेंगी, इनने एक परमिट सिस्टम लागू कर दिया कि परमिट लेके ही गुजरेंगी पोर्टुगीज़ से। और जितने भी उस रीजन में मेजर शिप बिल्डिंग के सेंटर थे जहाँ पर शिप्स बनते थे, उन रीजन में भी अच्छा खासा कंट्रोल पा लिया एल्बुकर्की ने। और दोस्तों देखिए एल्बुकर्की जो था उसको एक हेल्प ये भी मिली कि जो शिप्स बनाने के लिए जो टिम्बर चाहिए वो गल्फ़ और रेड सी वाले रीजन्स में था ही नहीं। और जो पोर्टुगीज़ थे ये शिप बिल्डिंग में माहिर थे, ये तो अपना बना के शिप बहुत बढ़िया शिप्स बनाते थे शिप्स बिल्डिंग में, और इनकी नेवीज़ एक तो बहुत अच्छी थी और शिप्स बिल्डिंग में ये माहिर थे। और रेड सी वाले गल्फ़ वाले रीजन्स में कोई था नहीं, तो इसलिए इनको बहुत आसानी से ये पोर्ट्स हासिल करने का वो मिल गया, इनको ज़्यादा कोई कंपटीशन का सामना करना नहीं पड़ा इनको, तो इन्होंने आराम से वो कर लिया। और फिर आगे क्या होता है कि एल्बुकर्की ने बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करी एक, कि गोवा को एक्वायर कर लिया सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में एक्वायर कर लिया गोवा। तो जो सुल्तान ऑफ बीजापुर के जो सुल्तान का जो प्रोमिनेंट जो प्रिंसिपल पोर्ट था गोवा में, उसको एक्वायर कर लिया पहली बार किसी यूरोपियन ने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद। देखिए सिकंदर ने किया था पहले, और सिकंदर के बाद अब जाकर किसी यूरोपियन ने पहली बार सुल्तान ऑफ बीजापुर का जो प्रिंसिपल पोर्ट था उसको एक्वायर किया, पूरे गोवा को एक्वायर किया। और देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ एल्बुकर्की ने करी और बहुत ही अच्छी चीज़ करी, सती को एबॉलिश कर दिया गोवा से। सती प्रथा जानते हैं ना दोस्तों, अगर आपका हस्बैंड मर गया तो वाइफ को भी उसी, क्या कहते हैं उसको दोस्तों, क्या कहते हैं, चिता पर बिठा दिया जाता था वाइफ को भी, अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो चिता। देखिए दोस्तों बहुत बुरी चीज़ थी, काफ़ी सारी औरतें ऐसे डेथ हो जाती थी उनकी, बेचारी रो रो के मरती थी वो चिता पर, और ज़बरदस्ती जो समाज था वो करते थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ एल्बुकर्की ने करी कि सती प्रथा को एबॉलिश कर दिया गोवा से, ये मैं मानता हूँ बहुत अच्छा किया। और देखिए एल्बुकर्की ने अपने जो वॉयज में उसके साथ जो लोग आए थे, हमने बताया ना आपको कि एल्बुकर्की जब आया था तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली अब तो फ्रांसिस्को भी काफ़ी आदमी लेके आया था, अब तो ये लोग अपनी अपनी पूरी आर्मी ही लेकर आ रहे थे, पूरी नेवीज़ लेकर आ रहे थे। तो जितने भी लोग एल्बुकर्की के साथ आए थे तो एल्बुकर्की ने उन्हें ये बोला था, उन्हें ये गाइड किया था कि आप लोकल वाइफ्स को पकड़िए, जो भी इंडिया की जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पर लोकल वहाँ की लड़कियों से आप शादी करिए। उससे क्या होगा दोस्तों, देखिए एक रिलेशनशिप अच्छा बन जाएगा। आज भी देखिए कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मेरे हिसाब से एक इंडियन पॉलिश कनेक्शन है जिसमें पोलैंड वाइफ है और इंडियन हस्बैंड है। तो इससे क्या होता है, अब जैसे कि इंडियन पोलैंड है तो अब पोलैंड से उनका रिलेशन हो गया और उसकी वाइफ का रिलेशन हो गया इंडिया से। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ है, अगर आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी धरती को अपना बनाना चाहते हैं तो ये हुआ। और देखिए दोस्तों क्या हुआ कि जो गोवा का नॉर्थ प्रोविंस है, गोवा है और एक नॉर्थ प्रोविंस है, वहाँ पर वो लोग समाज में घुसना चालू हो गए। देखिए पोर्टुगीज़ वहाँ पे विलेज लैंडलॉर्ड्स बन गए, रोड बनाने लगे, इरिगेशन का काम करने लगे, नई क्रॉप्स उगाने लगे। उन्होंने नई क्रॉप्स भी इंट्रोड्यूस करी थी दोस्तों, टोबैको एंड कैश्यू नट वगैरह, काजू और आपके तंबाकू गुटखा। टोबैको का देखिए बहुत बड़ा बिजनेस था उस टाइम पर, और बेटर प्लांटेशन करा उन्होंने, कोकोनट्स उगाए। देखिए कोकोनट्स से क्या बेनिफिट मिला उनको, कोकोनट का जो पेड़ था उसमें बाहर एक कोयर होता है, कोयर ये नेचुरल फाइबर होता है जो कि शिप बिल्डिंग वगैरह में काम आता है, काफ़ी चीज़ों में काम आता है, और कॉर्डेज ये रोप्स वगैरह बनाने में काम आता है शिप्स के लिए। तो ये भी इनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट मिलने लगा। और दोस्तों देखिए वहाँ पे जो पोर्टुगीज़ थे वो लोकल, मैंने आपको बताया, समाज में घुसना चालू हो गए, आर्टिसंस बन गए, क्राफ्ट्समैन बन गए वो लोग।
और काफ़ी सारे पोर्टुगीज़ तो आकर वापस गए ही नहीं एल्बुकर्की के साथ, वहीं पर इंडिया में ही सेटल हो गए। इतना अच्छा उन्होंने जमा लिया वहाँ पर अपना हिसाब किताब। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों, नवंबर 1529 में गवर्नर आया अपॉइंट होकर नीनो दा कुन्हा। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि त्रिस्ताओ दा कुन्हा जो था वो फर्स्ट नॉमिनेटेड वाइसरॉय था, मगर किसी कारणवश वो एज्यूम नहीं कर पाया था ऑफिस। उसके बाद आया नीनो दा कुन्हा 1529 में। ये त्रिस्ताओ दा कुन्हा का बेटा था। और दोस्तों, आप टाइम पीरियड पे अगर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीनो दा कुन्हा जो नवंबर 1529 में आया था, और इससे लगभग 3 साल पहले क्या लड़ा गया था दोस्तों? बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों, पहला युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। यानी कि 1526 में मुगलों का राज आया था भारत में, लोधी डायनेस्टी चली गई थी। ये दोस्तों कनेक्शन है एक, आप बना लीजिए कनेक्शन। देखिए यूपीएससी में तो कनेक्शन ही बनाना है आपको, तो मैंने आपको बता दिया एक कनेक्शन बन सकता है। नए नए आए थे मुगल्स भी उस टाइम पर, और पोर्टुगीज़ भी बढ़त बना रहे थे उस टाइम पर, तो कुछ इस तरह का कनेक्शन था। नीनो दा कुन्हा ने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करी। जो हेडक्वार्टर्स थे पोर्टुगीज़ के इंडिया में, कोचिन में हेडक्वार्टर था, उसको गोवा में शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों गोवा ही आप देखेंगे कि लास्ट तक जब तक गए नहीं पोर्टुगीज़, गोवा ही उनका मेन प्रोमिनेंट प्लेस रही। मेन उनकी कैपिटल कह लीजिए, या फिर मेन उनकी जो जगह थी हेडक्वार्टर्स, गोवा ही रहा। पोर्टुगीज़ इंडिया में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। आपको मालूम होगा 1961 में पोर्टुगीज़ गए थे। 1965 के वॉर से 4 साल पहले ही पोर्टुगीज़ गए थे, गोवा से भगाया गया था उनको इंडिया के द्वारा। तो वैसे ही है, सबसे पहले आए थे, सबसे लास्ट में गए थे पोर्टुगीज़। देखिए जब मुग़ल एम्परर हुमायूं आया तो उसको जीतना था गुजरात, उसको छीनना था गुजरात, जो कि था गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर की जीत हुई, लोधी डायनेस्टी को उसने हरा दिया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उसके बाद वहाँ से मुग़ल डायनेस्टी की शुरुआत हुई, बाबर आया, फिर बाबर के बाद ये हुमायूं आया दोस्तों। और हुमायूं के बाद छोटे से टाइम पीरियड के लिए शेर शाह सूरी आया था। और इसके बाद शेर शाह सूरी ने एक्चुअली दोस्तों हुमायूं को भगा दिया था। हुमायूं डर कर इससे भाग गया था, ये बहुत पावरफुल था दोस्तों। और उसके बाद जब इसकी डेथ हुई तो हुमायूं वापस आ गया इंडिया, और उसके बाद मुग़ल डायनेस्टी कॉन्टीन्यूस में रही, कॉन्टीन्यूस मोशन में रही। उसके बाद आया अकबर आपका, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगज़ेब। खैर दोस्तों, हम फ़िलहाल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम मेडिवल हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, वो बाद में देखेंगे। तो अब बहादुर शाह उसको छोड़ नहीं रहा था। हुमायूं बड़ा परेशान था, उसको जीतना था, तो हुमायूं को लड़ना था। हुमायूं गया लड़ने, और बहादुर शाह ने क्या किया, सुल्तान ऑफ गुजरात ने क्या किया, पोर्टुगीज़ से मदद मांग ली कि भाई मेरी मदद करो हुमायूं को हराने में। और बदले में उसने क्या दे दिया, बदले में उसने पोर्टुगीज़ को द आइलैंड ऑफ बेसिन दे दिया। देखिए बेसिन का आइलैंड आप देख सकते हैं इमेज में सामने, आइलैंड का बेसिन दे दिया, और उसकी सारी की सारी टैक्स और रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने की सारी जिम्मेदारी भी दे दी कि भाई आप ही करो, हमें नहीं चाहिए। और उसने एक दीव में एक बेस भी उसको दे दिया कि हाँ दीव में एक बेस भी आप ले लीजिए, मगर मेरी मदद करिए हुमायूं से जीतने में। हालांकि दोस्तों देखिए, जब हुमायूं चला गया गुजरात से, वो कुछ टाइम के लिए गुजरात से चला गया, नहीं क्योंकि पोर्टुगीज़ भी आ गए थे और बहादुर शाह भी आ गए थे, तो उसके बाद बहादुर शाह का जो रिलेशनशिप था वो पोर्टुगीज़ के साथ बिगड़ गया। और जब हुमायूं वहाँ से गुजरात से गया तो उसका रिलेशनशिप जो था उसके पोर्टुगीज़ के साथ, इसका बहादुर शाह का, वो बिगड़ गया। और अब क्या था कि गुजरात के जो लोग थे वो भी पोर्टुगीज़ से वो करने लगे, लड़ने लगे कि भाई इन्हें हटाओ, इन्हें हटाओ। तो उससे क्या हुआ कि बहादुर शाह जो था सुल्तान गुजरात का, वो चाहता था कि एक पार्टीशन हो जाए कि भाई ये मेरे काम में दखल ना दे, मैं इनके काम में दखल ना दूँ, और अपना अलग अलग रहें गुजरात में, आइलैंड ऑफ बेसिन पे ही काम करें। मगर पोर्टुगीज़ ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें तो भाई पूरा का पूरा गुजरात ही वो करना, धीरे धीरे वो तो हथियाने आ रहे थे। अब पोर्टुगीज़ ने नेगोशिएशन से स्टार्ट करी बहादुर शाह के साथ, और दोस्तों बड़ी चालाकी से उन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को एक शिप पर इनवाइट किया, और क्या किया, उसकी हत्या कर दी दोस्तों। 1537 में बहादुर शाह को पोर्टुगीज़ ने बड़ी चालाकी से मार दिया।
अब देखिए यही प्रॉब्लम थी कि जो लोकल रूलर्स थे इंडिया में, जो लोकल रीजन के रूलर्स थे, वो इनकी चालाकी नहीं समझ पाए। उन्हें लगा कि चलो बिजनेस ट्रेड ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उनके दिमाग में धीरे धीरे आ रहा था कि हमें तो अब टेरिटरी हथियानी है, इंडिया की ज़मीन हथियानी है। ये समझ नहीं पाया कोई भी, और इसी वजह से इन्होंने टेरिटरी हथियाई भी। नीनो दा कुन्हा ने बंगाल में भी पोर्टुगीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी, वहाँ पे भी जमाया उसने, कई लोगों को पोर्टुगीज़ के भेजा, पोर्टुगीज़ नेशनल्स को वहाँ पर भेजा, और हुगली को हेडक्वार्टर बनाया कि अब क्योंकि देखिए बंगाल बाद में एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट प्लेस बन के सामने आएगी, आपको तो पता ही है। बाद में बैटल ऑफ हुगली भी होगा यहाँ पे। बंगाल काफ़ी एक प्रोमिनेंट प्लेस बन के सामने आएगी, आगे आप देखेंगे। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम आगे का अब आगे आने वाले वीडियो के पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।